हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन बनाई है दैनिक जागरण ने कि आज से अनलॉक होने लगी जिंदगी। अभी तक आपने देखा होगा कि कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा था और किसी ने 1 जून से तो किसी ने 7 जून से यानी कि आज से अनलॉक करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसमें दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और भी कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, यानी कि अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये अभी भी लॉकडाउन लगाने की स्थिति के लिए मजबूर हैं क्योंकि वहां पर केसेस उतने कम नहीं हो रहे हैं जितने और राज्यों में कम हो रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन का फार्मूला चलाया जाएगा, यानी कि 1, 3, 5, 2, 4, 6 इस तरीके से दुकानें खुलेंगी और 50% ही दुकानें इसमें खोलने का आदेश दिया गया है। बाजार मॉल में 50% दुकानें खोली जाएंगी। जो ए ग्रेड के कर्मचारी हैं दिल्ली राज्य सरकार के, वो उनकी उपस्थिति 100% होगी और उसके बाद जितने भी बी और सी ग्रेड के कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति 50% इसमें निर्धारित की गई है। दिल्ली मेट्रो में 50% क्षमता के साथ उसका संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि आज से शुरू हो जाएगा। और इसमें मॉल या मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें सभी खुलेंगी, लेकिन 10 से 8 बजे तक। जो सड़क के किनारे जो लोग आप कह सकते हैं रेडी लगाते हैं, उनको भी 10 से 8 बजे तक की ही छूट दी गई है। हरियाणा सरकार ने कई क्षेत्रों में ढील के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ऑड इवन के आधार पर दुकानें 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक होगा। रेस्टोरेंट, बार, मॉल में मौजूद होटल व बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल पाएंगे। मध्य प्रदेश में भी शर्तों के साथ 1 जून से अनलॉक कर दिया गया था, जो 15 जून तक जारी रहेगा। हालांकि रात का कोरोना कर्फ्यू व शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को 1 जून से अनलॉक कर दिया गया है। व्यावसायिक संस्थानें शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अब सिर्फ 4 जिले ऐसे बचे हैं जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, बाकी सभी को अनलॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, निट और जेईई मेंस को नहीं किया जाएगा रद्द। देखिए, हाई स्कूल और इंटर की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं या फिर और भी राज्यों ने जो परीक्षाएं निरस्त की हैं, उसके बाद कहीं पर ये मांग उठ रही थी कि नेट और जेई मेंस की एग्ज़ाम को भी कैंसिल किया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्रालय इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें सभी बच्चों का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है और इसमें मतभेद भी उभर कर सामने आ रहे हैं। 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने अब नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जेई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि इन सब के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत दिया है कि नेट और जेई मेंस की परीक्षा रद्द नहीं होंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में और सुधार होने के इन्हें तुरंत कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस बीच अगले हफ्ते तक निट और जेई मेंस से जुड़ी परीक्षा का कार्यक्रम जारी करने के भी संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से जुड़े सूत्रों के अनुसार निट और जेई मेंस के संबंध में पीएमओ से हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में इन परीक्षाओं को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। देखिए, हर एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता। अभी तो जो इंटर के एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं उसमें ही कई आपत्तियां आ रही हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाती है भारत की, उसमें किस क्राइटेरिया के तहत एडमिशन होगा या फिर और भी जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें एडमिशन किस तरीके से होगा। अभी तो फिलहाल में यही ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलना बाकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन ने भारत से लगी सीमा पर तैनात 90% सैनिकों को बदल दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर जो तापमान होता है वो बदलता रहता है और चीनी सैनिकों के लिए ये बोला जाता है कि वो इतने दिन से ज़्यादा उस तापमान पर अपने आप को स्थिर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर तैनाती बदलती रहती है। और वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2 साल से भी ज़्यादा समय तक सैनिकों की एक ही सैनिक की बहाली वहाँ पर रहती है।
चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत से लगी सीमा पर करीब 1 साल से तैनात अपने 90% सैनिकों को बदल दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के इस कदम से लगता है कि इलाके के बेहद सर्द मौसम और उससे जुड़ी स्थितियों की वजह से उसके सैनिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन ने पिछले साल अप्रैल मई के करीब 50,000 सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के निकट तैनात कर रखा है। पेंगोंग झील इलाके में वह अग्रिम स्थानों से सीमित संख्या से ही पीछे हटा है। पेंगोंग झील के तनाव वाले क्षेत्रों में तैनाती के दौरान भी चीन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तकरीबन रोज बदल रहा है और उनकी गतिविधियां बेहद सीमित हो गई हैं। भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में अपने सैनिकों को 2 साल के लिए तैनात करती है। करीब 40 से 50% सैनिकों को हर साल बदला जाता है। हालांकि भारतीय तिब्बत पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों को कभी कभी 2 साल से अधिक समय के लिए भी तैनात किया जाता है। भारत चीन ने पिछले साल अप्रैल मई से पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से लगते अन्य इलाकों में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गांव की समस्या का तय समय सीमा के भीतर होगा निपटारा। गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है। इसके लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी कई दर्जन सेवाएं शामिल हैं जिनसे जुड़ी समस्याओं को संबद्ध तरीके से सुलझाना होगा। इसमें ग्राम पंचायत के नागरिकों से लेकर निर्वाचित ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया के साथ ग्राम सचिव की भूमिका भी अहम होगी। नागरिक चार्टर के तहत हर तरह के लाइसेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कराधान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सामुदायिक संपत्ति, कल्याणकारी योजनाएं और सड़क व डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं के लिए पूरा ब्यौरा तैयार किया गया है। मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप की मरम्मत और हर तरह की पेंशन के लिए विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने की सुविधा भी ग्राम पंचायतें ही उपलब्ध कराएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आशावादी क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा बिम्स्टेक। ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने और ये इसलिए दिया है क्योंकि 6 जून 1997 को ही बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, तो इसलिए बिम्स्टेक दिवस कह सकते हैं आप इसे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिम्स्टेक एक आशावादी क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है और इसने कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने समेत कई मोर्चों की पर प्रगति की है। बिम्स्टेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर अपने संदेश में मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि समूह आगे बढ़ता रहेगा और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने का साझा लक्ष्य हासिल करने में सहयोग की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसमें सबसे पहले आपको अब बिम्स्टेक के बारे में भी जान लेना चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन आप कह सकते हैं बिम्स्टेक है, जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ी तूफानों की रफ्तार। अब ऐसा मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो तूफान आ रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी कि जो उनकी गति है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आपने ताउते देखा होगा जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्लस थी। उसके बाद जो यास तूफान आया था वो भी 155 से 165 की स्पीड में था। तो ये मौसम विज्ञानी भी मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का पानी अभूतपूर्व रूप से गर्म होने की वजह से यह सब हो रहा है।
तूफान की वजह से ही इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून भी 2 दिन की देरी से केरल पहुंचा है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के जलवायु वैज्ञानिक मैथ्यू रॉक्सी कॉल ने कहा है, वो कहते हैं कि अब यह जग जाहिर है कि दुनिया भर के महासागर 1970 से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस के कारण उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा का 90% हिस्सा हो चुके हैं, सोख चुके हैं। इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान भी असंगत रूप से बढ़ता है। ऐसे में चक्रवात तेजी से शक्तिशाली होते जा रहे हैं। पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त से ट्रॉपिकल महासागरों के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है कि अपने कर्मों का फल भुगतेगा चीन। देखिए, हर देश ये मान रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान लैब से ही निकला है, और इसी को समझाते हुए कि किस तरीके से अब इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा, आर्टिकल लिखा गया है। ये आर्टिकल सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी द्वारा लिखा गया है। बीते कुछ समय से वैश्विक स्तर पर ऐसे स्वर मुखर हैं कि जिनका जोर इस परिकल्पना की गहराई से पड़ताल करने पर है कि कोरोना वायरस वुहान लैब से निकला है। अगर ऐसा हुआ तो कोविड-19 महामारी का पर्दा डालने का चीनी प्रयास इस सदी का सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। विश्व युद्ध की भांति यह महामारी भी पूरी दुनिया के लिए निर्णायक बन गई है। जहां से यह महामारी निकली, उस देश को छोड़कर उसकी तबाही के विभत्स निशान दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। चीन ही इससे सबसे कम प्रभावित होने वाला देश है। यह तथ्य भी कम अजीब नहीं है। महामारी से उपजी जिस वैश्विक व्यथा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह चीन के लिए व्यापक आर्थिक लाभ का कारण बनी है। महामारी के दौरान इसकी आर्थिक तेजी से जो गति है वो बढ़ रही है, इसका निर्यात भी चढ़ता गया है। अब ये समझने वाली है कि जिस कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इस महामारी ने लोगों को प्रभावित ना किया हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित ना किया हो। हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। ऐसे में कैसे चीन में स्थिति नियंत्रण में है और वहाँ की आर्थिक विकास दर और तेजी से, यानी कि पिछले अगर हम मार्च या जनवरी 2019 से देखें तो किस तरीके से वहाँ पर लोग काफ़ी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, ये सब बातें चीन पर संदेह की स्थिति पैदा करती है। किसी अन्य देश से अगर ऐसा निकला होता कोई खतरनाक वायरस, तो दुनिया भर में महामारी फैलाने के लिए उथल-पुथल मच जाती कि उन्होंने ऐसा कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कटघरे में उस देश को खड़ा कर दिया जाता। लेकिन चीन पर अभी तक ऐसी कोई उंगली नहीं उठाई गई है, यानी कोई ऐसा गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही उसे कटघरे में खड़ा किया गया है। तो इस दिशा पर भी कई देशों को सोचना होगा, सचेत होना होगा। जिस तरीके से ट्रंप ने खुले तौर पर चीन को इसके लिए जिम्मेदार माना था, वहीं जब बाइडेन प्रशासन आया, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने ढीला रवैया दिखाया। ट्रंप ने इसके लिए पूरी तौर पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार माना था और उन्होंने अमेरिका को उससे अलग कर लिया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि WHO ने चीन का साथ दिया है और चीन की कई कमियों को, चीन के आंकड़ों को इस विश्व के सामने छुपाया है। अब ऐसा इसलिए भी आरोप लगाया जा रहा था क्योंकि WHO के जो अध्यक्ष हैं, उनको बनाने में सबसे बड़ा योगदान चीन ने ही दिया था। वर्ष 2002 और 3 में दस्तक देने वाली सॉर्स महामारी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सदस्य देशों के लिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नाम से एक नियमावली जारी करी थी। अब ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के बारे में जान लीजिए कि ये पहली बार 1969 में विश्व सभा द्वारा अपनाया गया था और 2005 में अंतिम रूप से संशोधित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। इसका उद्देश्य संक्रमण रोकना, नियंत्रण करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया को प्रदान करना है। अब आते हैं कि उसके अनुच्छेद 6 में, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अनुच्छेद 6 में चीन सहित प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक बाध्यकारी प्रावधान है कि किसी देश को अपने क्षेत्र में वैश्विक जोखिम बढ़ाने वाली स्वास्थ्य समस्या
को लेकर सूचनाएं एकत्र कर डब्ल्यूएचओ को 24 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। फिर भी चीन ने इस नियम का उल्लंघन किया। डब्ल्यूएचओ एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने एक हालिया रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि संगठन को वुहान में कोविड-19 के बारे में पहली बार सूचना ताइवान में छपी खबर के एक ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम से मिली, जिसमें एक अजीबोगरीब न्यूमोनिया के बारे में बताया गया। एक और पहलू ने कोरोना की उत्पत्ति पर पर्दा डालने की चीन की कोशिशों में मदद की। दरअसल अमेरिकी सरकार की एजेंसियों ने 2014 से ही वुहान की खतरनाक लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को वित्तीय मदद मुहैया कराई थी। बाइडेन ने अपना कार्यकाल संभालते ही डब्ल्यूएचओ के साथ अमेरिका की टूटी कड़ी जोड़कर अपने पूर्ववर्ती ट्रंप द्वारा इस संस्था में सुधार के लिए बनाए गए दबाव को व्यर्थ कर दिया। देखिए, ट्रंप ने अपने अमेरिका को इससे अलग इसलिए किया था कि वो इस पर दबाव बना सके, लेकिन बाइडेन ने इस पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया और तो जो सुधार हो सकते थे वो अब मुश्किल लग रहे हैं। महामारी की जड़ की पड़ताल और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। दरअसल यह चीन से निकली पहली जानलेवा बीमारी नहीं जिनसे दुनिया को अपनी जद में लिया है। इससे पहले भी 1957 यानी 1957 में एशियन फ्लू, 1968 1968 में हांगकांग फ्लू और 1977 1977 के रशियन फ्लू जैसी इन्फ्लुएंजा महामारियों की शुरुआत चीन से ही हुई थी। नए शोध के अनुसार करीब 5 करोड़ लोगों की जान लेने वाला 1918 का स्पेनिश फ्लू भी चीन में ही पनपा था और वहीं से ही दुनिया भर में फैला। कोविड भी चीन से निकली पहली कोरोना वायरस जनित आपदा नहीं है और न ही चीन पहली बार तथ्यों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। 2002-3 में 21वीं सदी की पहली महामारी सॉर्स के मामले में भी वह ऐसा कर चुका है। महामारी से हुए नुकसान का चीन से मुआवजा मांगने के पक्ष में पिछले साल उठ रही अंतर्राष्ट्रीय आवाजों का चीन ने आक्रामक रूप से दमन किया। इस साल ट्रंप के अलावा कोई भी ऐसी मांग नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा कोई भी कदम अव्यवहारिक अधिक है। वहीं बीजिंग की अंतर्राष्ट्रीय ताकत और रुतबा भी असर दिखा रहा है। इसे कोविड-19 की मेहरबानी ही कहा जाएगा कि तमाम देशों ने चीन पर निर्भर आपूर्ति श्रृंखला को लेकर कड़े सबक सीखे हैं। चीन से अंतर्राष्ट्रीय मोह भंग बढ़ा है। बदलते हालात में लैब लीक थ्योरी मुख्य धारा में जगह बनाती जा रही है। ऐसे में वुहान लैब को लेकर अमेरिका की आधिकारिक जांच कोविड के मूल को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में चीन पर दबाव बढ़ाएगी। कुल मिलाकर चीन को अपने कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नारों की हकीकत बनती मोदी सरकार और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। एक तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है, एक तरफा आर्टिकल है और ये भाजपा के हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपने सरकार का पक्ष लेकर मोदी की तारीफ ही करी है। उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से कई ऐसी योजनाएं हैं जो क्रियान्वयन के लिए अटकी पड़ रहती थी उसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं कि जनधन खातों में 1.3 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा, इससे खाताधारकों की संख्या 40.05 करोड़ है। हाशिए की इतनी बड़ी आबादी के पास 7 साल पहले तक अपना बैंक खाता नहीं था, वह अपने देश के विकास में भी सहभागी हैं और 2024 तक सबके पास घर हो जाएगा। करीब 2 करोड़ मकान बनाए भी जा चुके हैं। 2024 तक हर एक ग्रामीण के घर में नल का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। मुफ्त गैस सिलेंडर देने के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2021 में पूरे देश में लागू हो जाएगी। लाभार्थी कहीं भी राशन ले सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य को दृष्टिकोण रखते हुए आयुष्मान योजना के तहत करीब 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के कारण करीबन 55 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा केवल नारा था, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह नारा नहीं बल्कि गरीबी से मुक्ति का संकल्प है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मोदी सरकार के लिए बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉकडाउन में रियायत, जो दैनिक जागरण की पहली हेडिंग ही था कि अनलॉक इंडिया जो हो रहा है, कई राज्य अनलॉक कर रहे हैं, इसलिए इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 या 3 जो न्यूज़ हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है
चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर। चारों श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार इसके क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। 1-2 महीने में इन्हें लागू किए जाने की उम्मीद है। ये संहिताएं औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्य के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्य स्थिति से संबंधित है। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारी के हाथ में आने वाला वेतन यानी कि टेक होम घट जाएगा। वहीं कंपनियों का भविष्य निधि यानी कि पीएफ की देनदारी बढ़ जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। श्रम मंत्रालय चारों संहिताओं को 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहता था। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जा सकेगा। मंत्रालय ने इन 4 संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया था, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो सका क्योंकि कई राज्य अपने यहाँ संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे। संविधान के तहत श्रम समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों को नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आएंगे। सूत्रों के मुताबिक कई प्रमुख राज्यों ने इन 4 संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार अनंत काल तक इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दे। ऐसे में केंद्र की योजना 1-2 माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है। इन राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं। कारोबार संतुलन की दिशा में बड़ा कदम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। दुनिया के 7 अमीर देशों यानी कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान में 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पर सहमति बनी है। इसे कारोबार संतुलन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत के लिए फायदेमंद होगा। इससे यहाँ आने वाले विदेशी निवेश पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पहले ही प्रभावी घरेलू टैक्स इस सीमा के ऊपर है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने G7 के इस कदम की सराहना की है। कैट का कहना है कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबार को संतुलित करने का रास्ता खुलेगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्यों जरूरी है मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। दुनिया के कई देशों में टैक्स बहुत कम है। ऐसे में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना फायदा उन देशों में स्थानांतरित कर देती हैं जिससे उन्हें फायदा होता है। बहुत से पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा पर रॉयल्टी आदि को ऐसे देशों में ट्रांसफर कर कंपनियां टैक्स बचा जाती हैं। वैश्विक स्तर पर कहां तक पहुंचती है बात। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कई वर्षों से 140 के बीच क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विस के लिए टैक्स पर सहमति बनाने के लिए चर्चा कर रहा है। देखिए बिजनेस पेज में ही एक न्यूज़ है कि इफ्को ने शुरू किया लिक्विड यूरिया वाणिज्यिक उत्पादन यानी कि नैनो यूरिया जो इन्होंने शुरू किया है। वो जो एक बोरी पूरी आती थी 50 किलो की, उसकी जगह सिर्फ 500 ml की एक सीसी ने ले ली है। और ये किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से किसानों को लाभान्वित करेगा, इसका एक वीडियो बनाया गया है मेरे ही चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में देखिए बार बार ब्रिटेन की न्यूज़ आ रही है, यानी कि ये विश्व समुदाय के लिए और हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि ब्रिटेन में डेल्टा वॉरिएंट के कारण टल सकती है 21 जून से पाबंदी में ढील। देखिए ब्रिटेन में जो दूसरी लहर आई थी जनवरी में, तो वहाँ जनवरी से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था पूरे देश में और 21 जून से उसमें ढील देने की बात हो रही थी। लेकिन जो नया वेरिएंट वहाँ पर कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा पाया गया है और अब लॉकडाउन के बावजूद वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अब ये 21 जून को जो ढील दी जाने वाली थी उसे रोका जा सकता है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद ये तीसरी लहर है।
ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट ने देश की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति से गुजरने के बाद 21 जून को सभी तरह की ढील देने का अब संशय में बदल चुका है। पाकिस्तान में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना की नई लहर आने के प्रति आगाह किया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 5,765 नए मामले मिले हैं। यहाँ डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद खतरा बढ़ गया है। इस वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण अब सरकार 21 जून से ढील दिए जाने की योजना पर फिर से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी पाबंदियों पर ढील पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर चीन की तरफ निशाना साधते हुए बोला है कि चीन से हर्जाना मांगे दुनिया के देश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और अन्य देशों से कहा है कि कोरोना से जो वायरस महामारी के चलते नुकसान हुआ है उसके लिए चीन से क्षतिपूर्ति मांगी जाए। उत्तरी कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर अब ये समय आ गया है कि अमेरिका और दुनिया के अन्य देश चीन से हर्जाना मांगे और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को जवाबदेह ठहराएं। हम सबको एक आवाज़ में ये मांग करनी चाहिए कि चीन को हर्जाना देना होगा, हर हाल में देना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका को चीनी उत्पादों पर 100% शुल्क लगा देना चाहिए। इससे उसका सैन्य विकास रुक जाएगा और बड़ी संख्या में कंपनियां अमेरिका आ जाएंगी। तो ये आज का यानी कि 7 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।